morning to all the Sampurna students. Today we will do science of class 8th, chapter number 2, microorganisms, friend and foe. Okay, here a number of organisms, whether they are small or big, can be observed easily with the naked eyes. Right? कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हम आराम से कई ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हम नेकेड आइज से मीन्स बिना किसी चश्मे के या बिना किसी चीज़ के हम आराम से नेकेड आइज के थ्रू देख सकते हैं. There are also number of living organisms that cannot be seen with the naked eyes. बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं. They can be seen only when they are magnified. जब हम उसको बड़ा कर लेंगे, मैग्नीफाइड मतलब उसको हम बड़ा करेंगे जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसी लेंस के थ्रू, तभी वो हमें बड़ा दिखेगा, मीन्स हम उसे ऑब्जर्व कर सकेंगे. The scientists have made use of microscopes और बहुत सारे साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप्स का यूज किया. Microscopes of different magnifications can have been used to observe the small organisms. Such living organisms are known as microorganisms, or you can say microbes. And microbiology is the branch that deals with the study of microorganisms. Microorganisms जिस साइंस में जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है उसको हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं. Okay, now let's read. You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. बहुत सारे ऐसे organisms हैं जिनको हम नहीं देख सकते. These are called microorganisms or microbes. For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish-white patches. जब ब्रेड बिल्कुल ख़राब हो जाता है, जैसे कि रेनी सीजन में हम कई बार देखते हैं उस पर वाइट पैचेस आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कि उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर डेवलप हो गए हैं. Observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black rounded structures. Do you know what these structures are and where do these come from? So let's read about it. Microorganisms. Let's do an activity 2.1. Collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it. थोड़ा moist soil collect करिए फील्ड से और उसको बीकर में ऐड करके उसमें वाटर डालिए. After the soil particles have settled down, जब soil particles नीचे बैठ जाते हैं, settle हो जाते हैं पानी में, observe a drop of water from the beaker under a microscope. सिर्फ एक ड्रॉप लेके पानी का उसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखिए. What do you see? आपको वहाँ पे क्या दिखेगा? तो एक्टिविटी 2.2 अगर करते हैं, टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड से कुछ ड्रॉप्स लीजिए पानी का. स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड. उसको ग्लास स्लाइड एक मटेरियल होता है रेक्टेंगुलर शेप का, उस पर आप उसको स्प्रेड करिए एंड ऑब्जर्व थ्रू द माइक्रोस्कोप. उसको माइक्रोस्कोप में देखिए. डू यू फाइंड एनी टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? क्या आपको कोई ऑर्गेनिज्म वहाँ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे उस पर ग्लास स्लाइड पे? These observations show that water and soil are full of tiny organisms. Means ये जो दोनों observations हैं उनमें आप जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, जिससे कि पता चलेगा हमें कि वाटर और सॉइल में बहुत सारे टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं. जरूरी नहीं कि सब हार्मफुल हो, कुछ यूजफुल भी होते हैं. Though not all of them fall into the category of microbes, these microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. Some of these, such as the fungus that grows on bread, can be seen with a magnifying glass. Others cannot be seen without the help of microscope. That is why these are called microorganisms or microbes. कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नेकेड आइज से देख सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम मैग्नीफाइंग ग्लासेस के थ्रू देख पाते हैं, बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अंडर माइक्रोस्कोप ही देख पाते हैं. ठीक है, बहुत ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख पाते हैं. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इसलिए उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या माइक्रोब्स कहते हैं.
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड है और वो ग्रुप्स हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ये 4 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। क्लासिफिकेशन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या क्या है? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। नाउ let's read about the viruses. So let's read. Viruses are also microscopic but are different from the other microorganisms. माइक्रोऑर्गेनिज्म है बट इट इज क्वाइट डिफरेंट। ये माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं वायरसेस, बट these are different from these microorganisms. They however reproduce only inside the cells of the host organism. और वायरसेस में क्या क्वालिटी होती है? ये वायरसेस जो होते हैं ह्यूमन बॉडी या किसी बॉडी के अंदर ही जाके मल्टीप्लाई होते हैं, मींस रिप्रोड्यूस होते हैं, मींस अपने यंग वंस को, अपने बेबी वायरसेस को डेवलप करते हैं बॉडी में जाकर ही। रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, विच मे बी अ बैक्टीरियम। हो सकता है वो बैक्टीरिया के अंदर वायरस घुस रहा हो सकता है वो प्लांट में घुस रहा हो सकता है वो एनिमल में जा रहा हो, तभी वो मल्टीप्लाई हो सकता है, रिप्रोड्यूस हो सकता है। सम ऑफ द वायरसेस, जैसे कि यहाँ पे आपके फिगर में 2.5 में शो किया गया है, ये सारे वायरसेस हैं, एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, सबकी पिक्चर बनी हुई है। ओके, सो some of the viruses are shown in figure 2.5. Here 2.5 में आप देख सकते हैं ये वायरस बना हुआ है, ठीक है, दिस इज वायरस। सो लेट्स रीड अगेन। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, ये सब वायरसेस हैं, मतलब इनके वायरसेस बॉडी में जाते हैं और वो मल्टीप्लाई होते हैं और जिसकी वजह से हमें जुकाम, सर्दी या ये सारी परेशानियां होती हैं। एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस, और कफ्स वगैरह जो खांसी वगैरह होती है ये सब वायरसेस की वजह से ही होती है। सीरियस डिजीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस, ये सारी डिजीज भी वायरसेस से ही होती हैं। डिजीजेस लाइक डिसेंट्री, मलेरिया आर आल्सो कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, whereas typhoid and tuberculosis are bacterial diseases। बहुत सारे यहाँ पे डिजीजेस मेंशन किए गए हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन से डिजीज किस चीज के कारण होते हैं। तो इन्फ्लुएंजा, फ्लू, ऑल दीज आर बिकॉज ऑफ वायरसेस, एंड डिसेंट्री, मलेरिया आर ऑल बिकॉज ऑफ प्रोटोजोआ, एंड टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस इज बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस। ट्यूबरकुलोसिस short form is TB. You have learnt about some of these microorganisms in classes 6 and 7. Now these are the pictures of bacterium here, and this is algae, and this is amoeba, paramecium, these are protozoa, and this is bread mold। यही होता है स्ट्रक्चर जो कि आपके उस पे दिखता है ब्रेड पर, जब भी आपका ब्रेड खराब हो जाता है तो these are all fungi, this is penicillium and this is aspergillus। okay, this is virus। now where do microorganisms live? microorganisms कहाँ live करते, कहाँ रहते हैं? microorganisms may be single celled like bacteria, some algae and protozoa, और multicellular means अगर single celled है that means वो bacteria, algae या protozoa होते हैं microorganisms, और अगर multicellular है मतलब बहुत सारे cells हैं उसमें, more than one, such as उसमें होता है algae और fungi, ठीक है, many algae and fungi। They live in all types of environment, ये सभी types of environment, हर तरीके, हर condition में रह सकते हैं ये। So they live in all types of environment ranging from ice cold climate to hot springs, मतलब ये हर environment means कह सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी में भी रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी के टेम्परेचर में भी रह सकते हैं, and deserts to marshy lands, और जहाँ डेजर्ट्स हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, वहाँ पे भी आराम से रह सकते हैं। They are also found inside the bodies of animals including humans, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारी ह्यूमन बॉडी में भी होती हैं और एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। Some माइक्रो ऑर्गेनिजम्स grow on other organisms while other exist freely, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डेवलप करते हैं, जो कि freely exist करते हैं। Okay, there are some of the some of the scientists
There are many other scientists whose contributions are given. You can just understand there are so many scientists who work out about this microorganisms, just like Robert Hooke, Anthony van Leeuwenhoek, and Louis Pasteur, Robert Koch, Christian Graham, like this, Alexander Fleming. All these scientists have some or the other way they invent microorganisms. Okay. Microorganisms and us. Us means we as a human being. Microorganisms play an important role in our lives. हमारी लाइफ में microorganisms बहुत ही important role play करते हैं. Some of them are beneficial. बहुत सारे हमारे लिए अच्छे होते हैं कई तरीके से. Whereas some others are harmful. कुछ harmful भी होते हैं जो कि हमें बीमारी फैलाते हैं जो. Let us study about them in detail. अब हम इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे. फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए फ्रेंडली है, जो हमारे लिए यूजफुल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनके बारे में पहले पढ़ेंगे. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक. बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे अलग अलग तरीके से हमारे काम आते हैं. जैसे कुछ प्रिपरेशन करने से कर्ड की प्रिपरेशन में, लाइक ब्रेड या केक बना रहे हैं उसमें. सो they are useful to us in many ways, like preparation of curds, and in medicines also it is very useful, in food, cleaning the environment, also in industry to produce alcohol, wine and vinegar, or in agriculture also to increase soil fertility. So they are also used in cleaning up of the environment. For example, the organic wastes जैसे vegetable peels हैं या फिर और animals के remains हैं, pieces हैं, etc. ये क्या करते हैं, harmless मतलब are broken. ये जो organic waste हैं are broken down into harmless and usable substances by bacteria. और ये किसके थ्रू ब्रेक किया जाता है? They are broken down by bacteria. Recall that bacteria are also used in द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन. मेडिसिन बनाने में भी बहुत सारे बैक्टीरिया का काम होता है. इन एग्रीकल्चर ऑल्सो इट इज यूजफुल. दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन. राइजोबियम हमने पढ़ा था ना प्रीवियसली कि राइजोबियम एक मतलब बैक्टीरिया है जो रूट के नोड्यूल्स में होते हैं और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होते हैं, जो कि न्यूट्रिएंट्स जिससे नाइट्रोजन जो है प्लांट्स को प्रोवाइड किया जाता है. Making of curd and bread. You have learned in class 7 that milk is turned into curd by bacteria. ये जो कर्ड हम बनाते हैं मिल्क से बनता है ना, वो दूध दही जो होता है दूध से बनता है, तो इसके लिए भी एक बैक्टीरिया होता है जो कि उस पर वर्कआउट करता है और मिल्क will turn into curd. I saw that my mother added a little curd to warm milk to set curd for the next day. I wonder why. Now curd contains several microorganisms. Of these, Bacterium lactobacillus promotes the formation of curd. It multiplies in milk and converts it into curd. मतलब ये जो लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया है वो क्या करता है, वो मिल्क में मल्टीप्लाई होता जाता है, मतलब रिप्रोड्यूस होता है और वो कर्ड की फॉर्म में मिल्क को बना देता है. बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज बनाने में भी, पिकल्स बनाने में भी, अचार and many other food items. An important ingredient of rava, that is सूजी, idlis and bhaturas is curd. मतलब ये सारी चीज़ें बनाने में दही का बहुत काम आता है. जैसे इडली बना रहे हैं, भटूरे बना रहे हैं, तो उनके लिए हमें दही की ज़रूरत पड़ती है. Can you guess why? Bacteria and yeast are also helpful for fermentation of rice, idlis and dosa batter. मतलब जो हम इडली और डोसा बनाते हैं, राइस बैटर को फर्मेंट करने के लिए भी बैक्टीरिया और यीस्ट हमारी बहुत हेल्पफुल होता है. दिस इज द एक्टिविटी. दिस इज 2.3. टेक हाफ kg फ्लावर, आटा और मैदा, एनीथिंग, एड सम शुगर एंड मिक्स इट विथ वार्म वाटर. उसमें थोड़ा गर्म पानी डालिए, एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो. What do you observe after 2 hours? आप 2 घंटे बाद क्या देखोगे? Did you find the dough rising? क्या आपको डो राइज करता दिखाई देगा? Yeast reproduces rapidly and produces carbon dioxide during respiration. Bubbles of the gas fill the dough and increase in volume. This is the basis of the use of yeast in the baking industry for making breads, pastries and cakes.
यीस्ट क्या करता है, यीस्ट जो है वो आपके जो आप आटा लगाते हो उसमें फर्मेंट हो जाता है। फर्मेंट क्या होता है, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है मल्टीप्लिकेशन के टाइम। रेस्पिरेशन जब करता है वो, तो रेस्पिरेशन के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो आउट करता है, जिसकी वजह से प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से डो जो होता है, डो में गैस फिल हो जाती है, बबल्स बन जाती हैं और इसलिए डो का वॉल्यूम बढ़ जाता है, मतलब डो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है। और यही प्रोसेस इंडस्ट्रीज में जहाँ ब्रेड्स वगैरह बनते हैं, पेस्ट्रीज और केक्स वगैरह, वहाँ ये प्रोसेस यूज किया जाता है, यीस्ट प्रोसेस, मतलब यीस्ट यूज किया जाता है किसी भी फर्मेंटेशन के लिए। Commercial use of microorganisms. Microorganisms are used for the large scale production of alcohol, wine and acetic acid, that is vinegar. Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, and crushed fruit juices, etc. Activity 2.4. Take a 500 ml beaker, fill up to 3/4 with water. अगर आप 500 ml beaker ले रहे हैं, उसमें आप क्या करेंगे, 3/4 वाटर से उसको फिल करेंगे। Dissolve 2 or 3 teaspoons of sugar in it. उसमें 2-3 teaspoon sugar डालेंगे। Add half a spoon of yeast powder to the sugar solution. Keep it covered in a warm place for 4 or 5 hours. What do you see? Now smell the solution. Can you get a smell? This is the smell of alcohol, as sugar has been converted into alcohol by yeast. This process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. Here Louis Pasteur discovered fermentation in 1857. You have to just remember the scientist's name and his discovery. That is fermentation in 1857. ये प्रोसेस था उनका, मतलब शुगर जब हम उसमें यीस्ट मिलाते हैं तो उसको हम जब शुगर सोल्यूशन में जब यीस्ट मिलाते हैं तो उसमें से एक स्मेल आती है एंड दैट स्मेल इज ऑफ एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल बनाने में फर्मेंटेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है, यीस्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है। मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम इसको, अभी तक तो हमने कमर्शियल पढ़ा था कि किस किस चीज़ में ये यूज में आता है, अब हम इसका मेडिसिनल यूज पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। सो लेट्स रीड। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules or injections such as of penicillin. The source of these medicines is microorganisms. और ये जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ही डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है। These medicines kill or stop the growth of disease causing microorganisms. और ये जो पेनिसिलिन है, जब हम डॉक्टर्स ये इंजेक्ट करते हैं या इसका एंटीबायोटिक टैबलेट देते हैं तो वो उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट को या उसकी ग्रोथ को रोक देता है, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो रहे हैं आपके बॉडी के अंदर। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, इसलिए उसको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Streptomycin, tetracycline, and erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. Here in 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease-causing bacteria. Suddenly, he found the spores of a little green mold in one of his culture plates. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. Okay. So this is about the Alexander Fleming. Just read it properly and learn it. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to curb a variety of diseases. Cure of वैरायटी ऑफ डिजीजेस, मतलब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हम बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड, इस तरह से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगर हम ग्रो करेंगे तो एंटीबायोटिक्स मैन्युफैक्चर किया जा सकता है ताकि बहुत सारे डिजीज को क्योर किया जा सके। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। एंटीबायोटिक्स कई बार मिक्स किया जाता है
लाइवस्टॉक या पोल्ट्री के खाने में, ताकि उनके इन्फेक्शन को, माइक्रोबियल इन्फेक्शन को चेक किया जा सके एनिमल्स के। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेस, और ये जो अपन यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं, इनको हम कई बार प्लांट डिजीज होने से भी कंट्रोल करने के लिए यूज में लेते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। और ये एंटीबायोटिक्स, हम कई बार बोलते हैं कि एंटीबायोटिक्स ऐसे नहीं लेना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? वी मस्ट गेट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर, और जब जितना भी एंटीबायोटिक यूज करने के लिए डॉक्टर कहता है उतना हमें प्रेस्क्राइब करता है, उतना हमें डेफिनेटली लेना ही चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस, अगर आप रॉन्ग डोजेस से या एक्स्ट्रा या कम लोगे, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बिहाफ पर नहीं रहेगा, तो इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव, और ड्रग इस तरह से जो आपको मेडिसिन खानी हो रही है वो लेस इफेक्टिव हो जाती है व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर, जो कि आपको कंटिन्यू फ्यूचर में आपको खाना पड़ सकता है। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. Antibiotics, however, are not effective against cold and flu, as these are caused by viruses. So, यह कोल्ड एंड फ्लू में एंटीबायोटिक्स नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ये वायरसेस के कारण होता है कोल्ड और फ्लू, और ये एंटीबायोटिक्स आपको इसके लिए प्रेफर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स आपको, अगर आप अननेसेसरी ले रहे हो, तो आपके अंदर के जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं उनको भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसलिए हमें एंटीबायोटिक्स डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ही खाना चाहिए। वैक्सीन, वाई आर चिल्ड्रन और इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन? चिल्ड्रन और जो बच्चे होते हैं उनको हम क्यों वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराते हैं? व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। जब भी डिजीज कैरिंग माइक्रोब, जो बीमारी वाले माइक्रोब्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो एक एंटीबॉडीज बॉडी प्रोड्यूस करता है, जो कि इन्वेडर, मतलब जो डिजीज कैरिंग माइक्रोब हमारे अंदर एंटर कर गए हैं, इन्वेडर उनके लिखा गया है यहाँ पे, उनसे वो फाइट करता है। वो एंटीबॉडीज जो बॉडी प्रोड्यूस करती है वो माइक्रोब से फाइट करती है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन, और उस तरीके से एंटीबॉडीज एक बार अगर आपकी बॉडी में डेवलप हो गई, देन वो आपके लिए बेनिफिशियरी रहती है। मीन्स अगर आपको वापस से उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वापस अटैक करता है, तो वो एंटीबॉडीज आपके अंदर ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो वो उसको फाइट करने में बहुत ही बेनिफिशियरी होती है। इफ डेड एंड वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, अगर डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आपके अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, मतलब आपके हेल्दी बॉडी में आते हैं, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। और इसीलिए कहा जाता है अगर कोई इंसान हेल्दी है तो उसके ऊपर जल्दी कोई बैक्टीरिया या वायरस अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, और जो कि पर्टिकुलर डिजीज से, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से फाइट करती है। ठीक है, तो इसलिए उसके ऊपर उस पर्टिकुलर माइक्रोब का असर नहीं होता। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर, और वो एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में फॉर एवर रह जाती हैं, और जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को खत्म कर देती हैं। दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क्स, और इस तरीके से ही वैक्सीन वर्क करता है। सेवरल डिजीजेस इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस या स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन से ये सारे बीमारियां आपके पास नहीं आएंगी। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। Yeah, you all have to learn the scientist's name and their particular discoveries. In your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases. आपको भी आपके बचपने में काफ़ी सारे इंजेक्शंस दिए गए होंगे आपको डिजीजेस से लड़ने के लिए, so that you can survive. You can prepare a list of these diseases. You may take help from your parents. आपके जिस भी डिजीजेस के इंजेक्शंस लगे हैं, आप वो चीज़ अपने पेरेंट्स की हेल्प से लिस्ट बना सकते हो। ओके, देन इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीजेस। बहुत सारे
ये इम्पॉर्टेंट भी होता है कि इंजेक्शंस लगाना इम्पॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि ये हमें क्या करता है, वो इन चिल्ड्रन को डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए बचाता है, मतलब वो प्रोटेक्ट करता है। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स। बहुत सारे नेसेसरी वैक्सीन्स होते हैं जो कि हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होते हैं। सो यू मस्ट वैक्सीन योर चाइल्ड। You might have seen the advertisement on TV and newspapers regarding the protection of children against polio under the Pulse Polio program. Polio drops given to the children are actually a vaccine. ये एक वैक्सीन ही है जो कि जिसके कारण पोलियो बच्चे को नहीं होता है। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world। और बहुत सारे पार्ट्स में स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन की वजह से स्मॉल पॉक्स अब बहुत कम हो गया वर्ल्ड में। These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases। और आजकल वैक्सीन्स बहुत सारे हो गए हैं, लार्ज स्केल पे बनने लगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इसकी वजह से ह्यूमंस और अदर एनिमल्स भी बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। इंक्रीजिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। अब दूसरा क्या यूजफुलनेस है इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, कि फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी भी ये बढ़ाने में हेल्पफुल होती है। ठीक है। Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. Just we have read earlier also कि राइजोबियम होता है जो कि रूट नोड्यूल्स में होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के, और वो क्या करता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, मतलब एटमॉस्फेरिक एयर को फिक्स करता है सॉइल में, जो कि प्लांट्स आराम से उसको यूज कर लेते हैं, तो उससे फर्टिलिटी भी बढ़ती है सॉइल की। These microbes are commonly called biological nitrogen fixer। ठीक है। Cleaning the environment। What is cleaning the environment? यहाँ पे कैसे क्लीन कर रहा है environment को? Cleaning the environment में microbes like bacteria and fungi bring about the decay of dead plants and animals both on land and in water. Without microbes, the earth would soon be covered with foul smell from dead organisms. There would have been a shortage of carbon and nitrogen compounds which are also essential for the living organisms। क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन हमारे बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। As the microbes take in food, they break down plant and animal tissues into simple chemical substances. These substances are then restored to the soil and water, air in forms that can be used by plants and animals. Microbes thus help in cleaning the environment and recycling the nutrients. Okay. So Bujo and Paheli had observed the school gardener making manure along with their friends. They collected wastes of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time it decomposed and got converted into manure. Bujo and Paheli wanted to know how this had happened. अब जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि मैन्योर कैसे बनाते हैं फार्मर्स, वो पिट में एनिमल्स और प्लांट्स वेस्ट डाल देते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से सारे जो वेस्ट हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं और दे फॉर्म मैन्योर। एंड लेट्स डू वन एक्टिविटी हियर 2.5। टेक 2 pots एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल। मतलब 2 pots लीजिए और उसमें सॉइल मिलाइए, दोनों पॉट्स में सॉइल डालिए, मार्क देम A and B। Put plant waste in pot A and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B। pot B में ये waste materials डालिए, जैसे plastics हैं, polythene bags हैं, ये सारी चीजें आप pot B में डालिए। Put the pots aside, pots को किनारे कर दीजिए और उसको 3-4 weeks के बाद observe करिए। Did you find any difference in the contents of the 2 pots? क्या आपको कुछ contents में difference दिखाई देगा? If so, what is the difference? अगर है तो क्या है वो difference? You will find that plant waste in pot A has been decomposed। क्यों? क्या हम देखेंगे pot A में जो plant है वो decompose हो गया है। How did this happen? ये कैसे हुआ? The plant waste has converted into manure by action of microbes। और क्योंकि उसमें मिट्टी थी और प्रॉपर तरीके से उसमें प्लांट वेस्ट डाला गया था, जो कि वो टोटल डिकम्पोज हो जाता है एंड कन्वर्टेड इनटू मैन्योर। द न्यूट्रिएंट्स
released in the process can be used by the plants again, और वो materials जो हैं वो plants द्वारा use भी किए जा सकते हैं वापस. Did you notice that in pod B? क्या आपने pod B को notice किया? The polythene bag जो था उसमें या empty glasses थे, bottles थी, broken toy parts थे, did not undergo any such change. उसमें कोई भी ऐसा change नहीं हुआ. The microbes could not act on them. उसके ऊपर microbes ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, मतलब उस पर एक्ट नहीं किया, एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर, और इसलिए वो कन्वर्जन मैन्योर में नहीं हुआ उसका. You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स, जो कि डीके प्लांट्स या एनिमल्स पे जैसे पाए जाते हैं ग्राउंड पर. यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम. वो कुछ टाइम बाद बिल्कुल डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाता है. ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances. These substances are again used by other plants and animals. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. इस तरह से microorganisms cleaning up the environment में काम आते हैं, कि मतलब वो plants और animals के जो waste होते हैं उनको वो breakup कर देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं मैन्योर में, जो कि वो वापस प्लांट्स उनको यूज में ले लेता है, और इस तरह से एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है. ओके, सो स्टूडेंट्स जस्ट गो थ्रू द लेसन अगेन, go through it properly. We will continue in the next video. Thanks for today.